कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इसके पहले हम छठवां अध्याय जो छठी का इकाई है पौधों में पोषण, उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। वह अध्याय पूरा हो गया है, उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया है और जिसे आप अपनी विज्ञान की विषय की कॉपी पे उतार भी चुके होंगे। अब हम अपना 7वां अध्याय शुरू करेंगे, जंतुओं में पोषण। अभी तक हम पौधों में पोषण पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में पोषण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ेंगे पोषण की आवश्यकता क्या है, जंतुओं को भोजन अंतर्ग्रहण की कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं, मानव में पाचन कैसे होता है, घास खाने वाले जंतुओं में कैसे पाचन होता है, अमीबा, हाइड्रा, इन सब जैसे छोटे जीवों में कैसे संभरण एवं पाचन की क्रिया संपन्न होती है। हम अपने आसपास घर के जो भी जीव पाए जाते हैं, चाहे वो जंतु या पौधे, उन्हें हम बढ़ते हुए देखते हैं, वह हमेशा वृद्धि करते हुए दिखते हैं। छोटा सा पौधा या छोटा सा जंतु एक समय ऐसा होता है कि वह बच्चे के रूप में होता है, छोटे आकार में होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़ी आकृति के ग्रहण कर लेता है। प्रत्येक जीव को जो बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी जीव अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब बच्चों की बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं। विभिन्न जंतुओं को भोजन ग्रहण करते हुए आपने देखा भी होगा। जंतु अपने से छोटे जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को तथा कुछ जंतु दूसरे घास फूस या छोटे पौधों को, फलों को, फूलों को, पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की क्यों आवश्यकता है जंतुओं में, इस टॉपिक पे बात करें। मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य एवं शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें वृद्धि और विकास करना है तो उसके लिए उन्हें भोजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए और पोषक तत्व चाहिए। हम लोगों ने भी स्वयं भी अनुभव किया होगा कि अगर कई घंटे तक हम भोजन न करें या कुछ कार्य करते रहें तो हमें थकावट महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कार्य करने में शरीर की ऊर्जा खर्च होती है और जब शरीर की ऊर्जा खर्च होती है तो हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। हम अपना भोजन रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जी, फल इत्यादि के रूप में ग्रहण करते हैं और इस भोजन के माध्यम से हमें जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के लिए वह सब हमें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे रोटी और चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, दाल से प्रोटीन प्राप्त हो जाती है, घी से वसा प्राप्त हो जाती है, फलों और सब्जियों से विटामिन और खनिज लवण हमें प्राप्त हो जाते हैं। दरअसल वो जो सभी जटिल अवयव जो हैं भोजन से जो हमें प्राप्त होते हैं वह एक जटिल यौगिक होते हैं, जिसका उपयोग सीधे शरीर के रूप में शरीर इसी रूप में नहीं कर सकता है। जो भी चीज़ें हम जैसे चावल, रोटी, दाल, फल खाते हैं तो यह एक जटिल यौगिक के रूप में होते हैं जिनका सीधे शरीर उपयोग नहीं कर सकता है। तो करना क्या होता है, इन्हें सरल पदार्थों में जो कि शरीर में पच सकें, जो शरीर के योग्य हों, उस रूप में इन्हें तोड़ना पड़ता है। इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन क्रिया कहते हैं। ध्यान दें कि यह पाचन की परिभाषा है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद पोषण प्रक्रिया के 2 भाग हो गए इस हिसाब से। पहला है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों का शरीर के भीतर पहुंचाना या अंतर्ग्रहण करना, ग्रहण करना, शरीर के भीतर पहुंचाने की क्रिया, और दूसरा हो गया उसका शरीर के भीतर पाचन। अब कौन कौन सी विधियां अंतर्ग्रहण की होती हैं, कौन सी पाचन की होती हैं, बारी बारी हम इनका अध्ययन करेंगे। भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां। आप जानते हैं कि मानव सहित जितने भी विकसित जंतु हैं सब में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाता है। यह अपने आसपास के जंतुओं का अवलोकन करें, जैसे जोग भी, चींटी, मक्खी, केंचुआ, गौरैया, मेढक, ये सभी ये कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, इनके क्रिया विधियों को आप देखते होंगे। इनके शरीर में इसके लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। मक्खी, मधुमक्खी, तितली, इनके लिए विशेष मुखांग पाए जाते हैं। सभी में नलिका समान रचनाएं पाई जाती हैं भोजन ग्रहण के लिए।
सरीसृप वर्ग के जीव जैसे हैं छिपकली, इनमें दांत वांत पाए जाते हैं मुंह में इनके, लेकिन वो दांत चबाने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए ही होते हैं। क्योंकि यह भोजन को, जितने भी सरीसृप हैं, चाहे वो सांप हो, छिपकली हो या मगरमच्छ हो, जितने भी सरीसृप वर्ग के जीव हैं, यह अपने भोजन को बच्चों पूरा निगलते हैं। आपने मेढक को पकड़ते हुए सांप को देखा होगा, वह सांप मेढक को चबाता नहीं है, वह सीधे निगल जाता है। छिपकली जो भी शिकार पकड़ती है उसे चबाती नहीं, वह सीधे उसे निगल जाती है। तो सरीसृप वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं, उनके भोजन अंतर्ग्रहण करने की विधियाँ होती है कि वह भोजन को सीधे निगल जाते हैं। जो दांत पाए भी जाते हैं, वह उसका उपयोग सिर्फ शिकार को अपने मुंह से बाहर ना जाने देने में करते हैं। हमारे जो दांत होते हैं उसका हम उपयोग करते हैं, वह काटने में, फाड़ने में और चबाने के अनुरूप बने हुए होते हैं, और उन कार्यों में हम उनका उपयोग भी करते हैं। पक्षियों में दांत नहीं पाया जाता, चोंच पाई जाती है। चोंच की आकृतियाँ भी बहुत अलग अलग होती हैं। जो जिस तरह का पक्षी होता है, जो शिकार करने वाला, पकड़ने वाला, जिस तरह के पक्षी होते हैं उस तरह की उनकी चोंच पाई जाती है। जैसे बाज चील के इनके पंजे जो है बहुत पैने और मजबूत होते हैं, जो भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण के लिए क्या होता है कि वो उसको चारों ओर से पादाभों द्वारा घेर लेता है। हाइड्रा अपने स्पर्शकों द्वारा भोजन, तो अनेक विधियाँ भोजन ग्रहण की भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं। भोजन अंतर्ग्रहण के बाद यह शरीर के भीतर पहुँचता है, तो इसका पाचन कैसे होता है? हमें हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर में जो पाचन की क्रिया है वही दी गई है। तो मनुष्य में भोजन जो है वह मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण करने के उपरांत एक लंबी नली पाई जाती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। यह भोजन को पचाने का काम करती है। मुख गुहा से ग्रास नली भोजन पहुंचता है। ग्रास नली से आमाशय, यहाँ भोजन आता है। उसके बाद आमाशय से छोटी आंत में जाता है। ये बीच में जो पतली आंत दिख रही है छोटी आंत है। छोटी आंत से फिर यह भोजन यहाँ से यह बड़ी आंत में पहुँच जाता है। बड़ी आंत से फिर आगे बढ़कर मलाशय में पहुँच जाता है, और मलाशय से गुदा या मलद्वार द्वारा आहार नाल के विभिन्न भागों से होते हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यह मनुष्य का पाचन तंत्र है, और उसमें कैसे पाचन की क्रिया होती है इसके बारे में हम देखते हैं। हमारे शुरुआत करते हैं मुख से। मुख में दांत पाए जाते हैं, और दांत 4 तरह के होते हैं। पहला होता है कृंतक, जिसे कहा जाता है, यह कृंतक जो है, कृंतक दांत यह काटने का कार्य करते हैं, और काटने के जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उन्हें काटने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं रत्नक, या फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्रचर्वणक, ये पीसने और चबाने का काम करते हैं। चौथे प्रकार का दांत होता है चवर्णक, या पीसने और चबाने दोनों का कार्य करता है। तो अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों ही पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। रदनक चीज़ों को फाड़ने का काम करता है। दोनों तरफ एक एक नुकीले दांत पाए जाते हैं। ऊपर के जबड़े में भी और नीचे के भी जबड़े में भी एक एक दांत नुकीले पाए जाते हैं। आप अनुभव किए होंगे, वो सबसे नुकीले दांत होते हैं, उन्हें ही रत्नक कहा जाता है। दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों जबड़ों में कुल मिला के 4 दांत होते हैं, रत्नक कहे जाते हैं। तो यह दांत भोजन को चबाने, चीरने, फाड़ने, पीसने और का काम करते हैं। दांतों द्वारा काटे गए और चबाए गए भोजन में हमारी जो जिह्वा है वह लार ग्रंथियों से निकला हुआ लार उसमें मिश्रित करती है, जिससे भोजन चिकना और लसलसा हो जाता है। और आपने इस बात का भी अनुभव किया होगा कि अगर आप रोटी को बहुत देर तक मुंह में चबाते रहें तो वह मीठी लगने लगती है। क्यों ऐसा होता है? लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम टाइलिन होता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह क्या करता है? यह रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह जटिल कण के रूप में होता है, लेकिन यह टाइलिन उसको पचाकर मीठे ग्लूकोज में बदल देता है। इसलिए हम बहुत देर तक अगर रोटी को चबाते हैं तो हमको मीठी लगने लगती है। लार के साथ चिकना होकर भोजन
आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है, फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, यह सिर्फ एक नली होती है जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है और आमाशय में भोजन काफ़ी देर तक रहता है। आमाशय की जो हमारी दीवारें होती हैं वह जठर रस का स्रावण करती हैं, जिसमें पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा पाया जाता है। जठर रस में पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, रेनिन द्वारा दूध को दही में बदला जाता है और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह कई कार्य करता है। पहला काम, यह आमाशय में जो जठर रस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको सक्रिय करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, यह भोजन के माध्यम को भी अम्लीय बनाने का काम करता है। और भोजन में जो सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं उन्हें मारकर भोजन को सड़ने से भी बचाता है। तो 3 काम करता है, जो जठर रस निकल रहा है उसको पचाने का काम करता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे वह जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हो वह सक्रिय हो जाता है और प्रोटीन का पाचन संपन्न होता है। साथ ही भोजन में जो उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन्हें मारकर भोजन को सड़ने से बचाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनेक कार्य होते हैं। फिर क्या होता है, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। इससे निकलने वाला पित्तरस, अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस, दोनों ग्रंथियाँ होती हैं, पाचन में सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। दोनों ही नलिकाओं से रस निकल करके इसमें मिलता है भोजन में आकर के आंत में, और इन रसों में उपस्थित एंजाइम भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं। इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि छोटी आंत के पहले ही भाग में पूरा भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में बदल जाता है। अब भोजन धीरे धीरे सरकता हुआ आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। वहां पर आंत की दीवारों में अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिसे बिलाई कहते हैं, और इस भाग में पचे हुए भोजन के जो पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित किया जाता है। यह पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए किया जाता है, और जब यह कोशिकाओं तक पचा हुआ भोजन पहुंच जाता है और वहां उस भोजन का उपयोग हो जाता है तो यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब भोजन का जो अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है, जो नहीं पचता है, वह भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और यहाँ पर इसमें से जो अतिरिक्त पानी होता है वह अवशोषित कर लिया जाता है और बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर से शरीर से बाहर निकलता रहता है। यह क्रिया बहिक्षेपण या मल त्याग कहलाती है। इस प्रकार पूरा पोषण की प्रक्रिया है वह कई चरणों पूरी होती है। इसको ध्यान से देखें, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किन किन चरणों में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन। पहले अंतर्ग्रहण होता है, भोजन शरीर के भीतर जाता है, फिर उसको आमाशय में पाचन होता है, फिर आंत में पाचन होता है, छोटी आंत बड़ी आंत में, फिर उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद कोशिकाओं तक भोजन पहुंच जाता है और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर हो जाता है, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। और शेष जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है जो कि पचता नहीं है शरीर आंत के भीतर, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस क्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। तो यह बच्चों मानव में पाचन की क्रिया थी। तालिका द्वारा इसे हम समझ सकते हैं, एक तालिका है, बहुत ही सहायक है आपको पाचन की क्रिया समझने के लिए। इसमें दिया गया है कि अंग कौन सा है, वहाँ पे कौन सा पाचक रस निकलता है और भोजन का कौन सा अवयव वहाँ पर उससे पचता है, और पाचन होने के बाद भोजन किस सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं मुख से। पहले भोजन मुख में पहुँचता है, यहाँ से निकलती है लार, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह टाइलिन एंजाइम किसको पचाता है, मंड को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है उसे, और पचने के बाद जो मंड है वह माल्टोज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर भोजन पहुंचता है ग्रास नली में। यह क्लियर हो गया। पहला मुख में क्या होता है, ग्रास नली में कोई पाचक रस नहीं निकलता है और चबाया हुआ भोजन वही रहता है, और
इसमें कोई भी पाचन की क्रिया न होने कारण कोई भी सरलतर रूप में परिवर्तित नहीं होता है। फिर पहुंचता है भोजन आमाशय में। आमाशय में निकलता है जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें प्रोटीन का पाचन होता है, दूध का पाचन होता है और यह बदल जाता है पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में। पॉलीपेप्टाइड्स सरलतम रूप होता है दूध से दही के रूप में। दूध जो है वह दही के रूप में आमाशय में परिवर्तित हो जाता है। यह सारी क्रियाएं होती हैं। उसके उपरांत भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन कौन से पाचक रस निकलते हैं? इसमें पित्त रस और आग्नाशयी रस, 2 रस निकल करके भोजन में मिलते हैं। और पाचन किसका किसका होता है? वसा का होता है, प्रोटीन का होता है। यह इन्हें पॉलीपेप्टाइड या स्टार्च माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल या पचने के बाद भोजन के सबसे सरलतम रूप होते हैं। तो पूरा पाचन छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भोजन जो है वह बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में पहुंचने वहाँ पर कोई भी पाचक रस नहीं निकलता है और ना ही भोजन का कोई अवयव होता है। अतिरिक्त जल का अवशोषण यहाँ पर एकमात्र कार्य होता है बड़ी आंत में। जो जल होता है फालतू वह अवशोषित कर लिया जाता है, जिसकी आवश्यकता शरीर में नहीं होती है। और उसके बाद गुदाद्वार होता है। गुदाद्वार पर पहुँचता भोजन अस्थायी रूप से अपशिष्ट के रूप में पचा हुआ भोजन भोज्य पदार्थ होता है और शरीर से बहिक्षेपित कर दिया जाता है। तो यह पूरी पाचन की क्रिया है, बहुत ही इन शॉर्ट में बहुत ही अच्छा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके खूब अच्छे से याद कर लें। तो यह था जंतुओं में पोषण का पहला लेक्चर। काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी इसमें आपको लगी होंगी और बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो कि आपको क्लियर समझ में नहीं आया है तो आप फ़ोन करके या मैसेज करके उसको हमसे क्लियर पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।